तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस की थी वो यही थी कि मुख्तलिफ टाइप की जो प्रेशर सेंसर्स हैं उनको देखा था और उनसे रिलेवेंट हमने जो है उनकी थ्योरीज देखी थी। अब हम बेसिकली आगे जो फोर्स सेंसर्स हैं उनको शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन सर्किट्स हैं जो यूज़ होते हैं बेसिकली आपके पास मेजरमेंट्स के लिए। और उन सर्किट्स में हमने नॉर्मल जो वोल्टेज डिवाइडर्स हैं वो भी देखे हैं और कुछ आप लोग जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज को भी इसमें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम इन सर्किट्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इनके कुछ ट्रेड ऑफ्स देखेंगे। विल ट्राई कि हम इसमें कुछ सिमुलेशंस भी कर सकें। तो ये आपका एक नॉर्मल सेंसर है जो बेसिकली अननोन प्रेशर को ले रहा था और ये एक बेसिकली व्हीटस्टोन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लगा हुआ है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी सेंसिंग सर्किट है उससे जो आपके पास चेंज इन रेजिस्टेंस आ रही है उसको आप बेसिकली क्या है कि ज़्यादा बारीक तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं ताकि आप जो इंस्ट्रूमेंटेशन सर्किट है वो उसको बेहतर तरीके से रिकॉर्ड कर सके। तो इससे पीछे हम लोगों ने जो सिनेरियोज देखे थे वो ये थे कि वी कैन डू दिस टाइप ऑफ थिंग by using a resistor dividing network as well, because resistance change in sensors can be measured using a voltage divider. This method has a low sensitivity but again it's effective. वही तरीका है जिसके थ्रू हम अपना वोल्टेज सेंस कर रहे हैं अपने जो हमने प्रोजेक्ट के अंदर पावर सप्लाई बनाई है। तो हम ऑलमोस्ट इसी तरीके को वहाँ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस स्टडी के लिए एक सर्किट देखते हैं जो एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज हो रहा है। तो लेट्स अज्यूम दैट द स्ट्रेन गेज basically which is modeled as R1 which is a 5 kilo ohm you can say variable resistance आप एक मॉडल कर लें, ठीक है। and basically it has a fixed resistor R2 which is also 5 kilo ohm are connected across a voltage source Vs is equal to 10 volts, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 10 volts की एक सप्लाई है और वोल्ट मीटर as a resolution. This is again voltmeter which is again in parallel to R2 and it has a resolution of 0.1% on the full scale. आपके पास जो रीडिंग आ रही है तो 10 वोल्ट का 0.1% क्या बनेगा, इसको आप कंप्यूट करें, देखें कि क्या वैल्यू जो है वो इससे बन रही है सो दैट यू गेट आइडिया कि आगे जो न्यूमेरिकल में यूज हो रहा है वो क्या है। इस वोल्ट मीटर के अंदर मुख्तलिफ रेंजेस हैं, 10 वोल्ट भी है, 1 वोल्ट भी है और 100 मिली वोल्ट भी रेंजेस हैं, बट वी आर सेलेक्टिंग द 10 वोल्ट्स बिकॉज हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है दिस इज बेसिकली 10 वोल्ट, ठीक है। तो the question is what minimum change in the resistance can be detecting using this voltage divider. तो हम बेसिकली जो देखना चाह रहे हैं वो यही है कि हम कितना जो है माइन्यूट वोल्टेज जो है वो हम डिटेक्ट कर सकेंगे विद द चेंज इन रेजिस्टेंस। ऐसी बात है कि जब इस यहाँ पे जो हमने मॉडल किया हुआ है R1 को विद स्ट्रेन गॉज, जब इसके ऊपर प्रेशर आएगा, ठीक है, सो फिर हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि ये बराबर नहीं रहेंगे दोनों जो आपके पास रेजिस्टेंसेस होंगी। दिस रेजिस्टेंस इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज बेसिकली दिस वोल्ट मीटर, ये बेयर मिनिमम कितना कर सकता है 0.1 वोल्ट फुल स्केल आपके पास रिफ्लेक्शन के साथ। दिस इज बेसिकली गोइंग टू रीड माइन्यूट चेंज ऑफ 0.01 वोल्ट। तो बेयर मिनिमम चेंज जो हम रीड कर सकते हैं वो कितना है 5.01 वोल्ट, ठीक है। तो वी अज्यूम कि हमारे पास ये बेस मिनिमम, इससे हम नीचे जो है वो रीड नहीं कर सकते। तो अगर हमारा यहाँ पे जब स्ट्रेस पड़ा, किसी एक्सटर्नल फोर्स ने स्ट्रेन गेज की वैल्यू को चेंज करवाया और आपके मीटर ने शो किया दिस वैल्यू इज चेंज टू 5.01 वोल्ट, ठीक है। तो आपको बेसिकली मीटर ने ये दिखा दिया 5 वोल्ट से 5.01 वोल्ट। तो लेट वी आर 5.01 after the strain stress is applied on the strain gauge. जब हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, कोई फोर्स अप्लाई की, तो यहाँ पे क्या चेंज आ गया, ये जो 5 वोल्ट था जो जब यहाँ पे 0 बेसिकली आ रहा था आपके पास, सॉरी यहाँ 10 आ रहा था, तो यहाँ पे आपके पास 5 वोल्ट आ रहा था जब आपने अप्लाई नहीं किया था प्रेशर या स्ट्रेस,
ठीक है। जैसे ही आपने इसके ऊपर एक अननोन स्ट्रेस अप्लाई किया तो यहाँ पे ये वोल्ट चेंज हो गया फ्रॉम 5 वोल्ट टू 5.01 वोल्ट। तो क्वेश्चन इज के इस माइन्यूट चेंज से कितनी रेजिस्टेंस जो है वो इस सर्किट के थ्रू आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, दिस इज बेसिकली अगेन द वोल्टेज डिवाइडर के लिए जो आप यूज कर रहे होते हैं, एंड यू बेसिकली अप्लाई दिस थिंग के यू अज्यूम के 5.01 वोल्ट आ गए, ठीक है। वी आर जो है यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, एंड वी हैव दिस R1 अननोन, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे तो एक वेरिएबल रेजिस्टर मॉडल हुआ है ना, हमें नहीं पता कि उसकी एग्जैक्टली वैल्यू अब क्या है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, R2 मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1 प्लस 5000। जैसे आप इस 5000 को मॉडल कर सकते हैं R2 से। सो बेसिकली वही चीज है जो कि आपने अगर वोल्टेज निकालना है तो R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 मल्टीप्लाई बाय द सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो वी सॉल्व फॉर R1। R1 के लिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल इवेंचुअली गेट द वैल्यू 4980 ओम, ठीक है। 4.98 के आप कह लें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजोल्यूशन आई है कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 5 के, और जो इस माइन्यूट चेंज जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर सकता है उसके बाद ये कितनी हो गई, 4980। So for every 0.01 volt change, you are going to get a measurable resistance of 20 ohm, ठीक है। ये बेसिकली इस चेंज को डिटेक्ट कर सकता है। हर ये एक वैल्यू चेंज होगी, अगर ये 0.02 हो जाएगी, ठीक है, उससे फिर क्या चेंज आएगा, ठीक है, आप इसको रिकम्प्यूट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हर चेंज के ऊपर, हर वोल्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो आपको चेंज करेगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो चेंज होती जाएगी ना। हो सकता है अगर लेट्स से इसके ऊपर आप अभी आपने कोई वजन नहीं डाला हुआ तो ये यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट है, सॉरी 5 किलो ओम यहाँ भी है, यहाँ भी 5 किलो ओम है, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों बराबर हैं। तो इवेंचुअली यू आर गेटिंग अ 5 वोल्ट हेयर। अगर R1 इक्वल टू R2 तो वोल्टेज जो है वो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, हाफ वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्ज किया आपने इसके ऊपर 1 ग्राम की कोई चीज रख दी, अब इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो वोल्टेज था वो इम्बैलेंस हो गया, इट बिकम 5 वोल्ट टू 5.01 वोल्ट, ठीक है। अब उससे क्या है कि आपके पास ये चेंज जो है इन रेजिस्टेंस आपको फील हुई है, ठीक है, विद योर मल्टीमीटर। अगर आप यहाँ पे एक तो वजन रख देंगे, ठीक है, या कोई ऐसी आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो तो आपको नहीं डायरेक्टली पता चल रही होगी, लेकिन यहाँ पे चेंज इन वोल्टेज आपको जरूर पता चल रहा होगा, और वो चेंज इन वोल्टेज जो है वो फिक्स रहेगा उस वेट के लिए जो आपने उस पर लगाया है, ठीक है। तो आप जो है वो अपनी इस सेंसर को बेसिकली इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आप कितना जो है उससे जो है रेजोल्यूशन ले पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज द मेथड जिसके अंदर हम मेजरमेंट करते हैं विदाउट द ब्रिज सर्किट। इससे अगली स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज द ब्रिज सर्किट। उसके अंदर एक वीडियो भी रेफर कर देंगे और विल कंटिन्यू विद द ब्रिज सर्किट इन द नेक्स्ट स्लाइड, और उसके लिए हम मॉडल कोई भी इस तरह का सिनेरियो कर सकते हैं। सो दिस इंडिकेट्स अ मिनिमम वोल्टेज चेंज। बेसिकली वही वाली बात है कि 0.1 वोल्ट टेक प्लेस व्हेन चेंज इन R1 इज इक्वल टू 20 ओम, ठीक है। इसके एक इसकी दूसरी जो आप कह लें, इसकी जो आप अगर इसको समझने के लिए एक एनालॉजी करें, तो अगर यहाँ पे हम कोई ऐसा वेट रखें जिसकी वजह से चेंज इन रेजिस्टेंस इज नॉट 20 ओम, इट्स बेसिकली 10 ओम, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी वैल्यू फ्रॉम, अगेन यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। इसकी सेंसिटिविटी बेसिकली इससे डिफाइन हो रही है कि फर्ज किया आपने यहाँ पे 20 ग्राम रखेंगे तो ये 0.1 वोल्ट चेंज होगा। अगर आप 21 ग्राम रखते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू बी 0.02 वोल्ट, ठीक है। ये एक तरीके की आपकी सेंसिटिविटी डिफाइन कर रहा है। वो हमने जो शुरू में एग्जांपल की थी कि जो आपके पास मेजरिंग वेइंग स्केल है, एक सोनार के पास भी है, और जो एक रोड के ऊपर, मोटरवे के ऊपर जो कांटा लगा होता है वहां भी एक वेइंग स्केल है। दोनों वेइंग स्केल में जो फर्क होगा वो क्या होगा, उनकी सेंसिटिविटी के अंदर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस सिनेरियो से कि व्हेन यू आर चूजिंग योर सेंसर यू शुड डिसाइड कि आपके पास पॉसिबल रेंजेस कौन सी है, ताकि उस हिसाब से आप उनकी सेंसिटिविटीज को सेट कर सकें, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाएं।
और विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एस्पेक्ट. तो ब्रिज सर्किट्स बेसिकली आपने इससे पहले भी पढ़े हुए होंगे. बेसिकली change in impedance can be again resistance, capacitance, inductance in sensor is usually very small. और हम इस चेंज को या तो हम इसको किसी तरीके से एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है, या हम इनको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. सो मेजरमेंट ऑफ दिस चेंज नीड्स सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी, ठीक है. और which provides high sensitivity and resolution for impedance measurement. This is again a standard procedure जिसके थ्रू हम इस measurement को ले सकते हैं. And they convert minor changes in the impedance to a detectable change in the voltage. तो जो भी change in resistance minor आ रहा है due to the applying voltage आप इस सर्किट को दे रहे हैं, और आपका जैसी बात है यहाँ पे फिर डिसाइड होगा कि आपने बेसिकली यहाँ पे हमारा जो है ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है. इफ यू सिंप्लीफाई दिस थिंग, यहाँ पे हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हमने इस हिसाब से लगा दिया है, और ये हमारे पास क्या है, सप्लाई है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड आ रहा है, ठीक है. इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं. तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या लगा रहे हैं, मे बी अपना हम ऑर्डिनो लगा लेते हैं, ठीक है. यहाँ से हमारी एक पोर्ट निकलेगी और वो चली जाएगी ऑर्डिनो के अंदर चली जाएगी. ऑर्डिनो की जो हमारे पास एनालॉग ए टू डी हमारे पास कन्वर्जन जैसे होती है एडीसी पिन के अंदर, हम इसको एनालॉग डाटा को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है. और देन वी कैन यूज अगेन द कंप्यूटेशन फंक्शन टू मैप द थिंग आउट. So DC Wheatstone bridge is basically a sensor is connected as one of the 4 resistors. यहाँ पे हमारे पास ये 4 resistors हैं. वैसे usually ये balance resistance होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक जो है उसको हम change कर देते हैं with the our sensor. Because sensor again can be of any type. That is यहाँ पे हम हर वो sensor लगा सकते हैं जो change in resistance जो है ना वो हमें देगा जब भी उसके ऊपर उसका एप्लीकेशन पैरामीटर डाला जाएगा. वेदर इट्स अगेन इट्स अ वेट सेंसर और वेदर इट्स अ प्रेशर सेंसर, ठीक है. कोई भी सेंसर ऐसा जिसके ऊपर जब हम उसको उसका अप्लाई करें जिससे वो पैरामीटर चेंज होना है, उसके चेंज को वो कन्वर्ट कर दे चेंज इन रेजिस्टेंस के अंदर, वो सर्किट बेसिकली हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ लगा सकते हैं, ठीक है. तो समटाइम मोर सेंसर्स आर यूज फॉर रेफरेंस ऑफ कंपनसेशन. इसके अंदर आपको मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन इंटरनेट के ऊपर मिलेंगी, जिसके साथ आप हर किसी का अपना एक पैरामीटर होगा, वो कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके इसको इस्तेमाल कर लेगा to his application. So मैंने बताया E is the DC excitation voltage. ये आपके सर्किट के हिसाब से आप इस बैटरी को सेट कर सकते हैं, और ये एक फिक्स वोल्ट बैटरी आपके पास आ रही होगी, ठीक है. एंड देन V is the DC वोल्ट मीटर. ये जो मैंने बताया VC DC वोल्ट मीटर, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अंदर जो कॉन्सेप्चुअली आप कह सकते हैं जी ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी ए स्टैंड लोन मेजरिंग मीटर, आपके पास वोल्ट मीटर है, मल्टीमीटर है, और अगेन जिस तरह हम जिस सिनेरियोज के अंदर हम जा रहे हैं, हमें यहाँ पे एक स्मार्ट कंप्यूटेशनल इक्विपमेंट भी लगा सकते हैं, कोई डेटा लॉगर लगा सकते हैं, कोई ऑर्डिनो लगा सकते हैं, जो क्या करे इस चेंज इन रेजिस्टेंस को जो ये सर्किट कन्वर्ट कर रहा है चेंज इन वोल्टेज में, उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, और उसको फिर हम क्या करवा सकते हैं, कैलिब्रेट करवा सकते हैं. सो व्हेन सर्किट इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड, ठीक है. सो जब ये सर्किट बैलेंस होगा तो क्या होगा, VBD जो आपके पास आ रहे होगा इज इक्वल टू E, ठीक है. और हमारे पास VC और VA going to be E divided by E is basically what हमारे पास फर्ज किया हमारे पास 10 वोल्ट है, ठीक है. तो VC और VA दोनों के ऊपर हमारे पास कितना आ रहा होगा, 5 वोल्ट. अगर ये चारों रेजिस्टर्स फर्ज किया हमारे पास 5 किलो ओम के हैं, और यहाँ पे हम 10 वोल्ट देते हैं, ठीक है, 10 वोल्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, तो VC और VA के ऊपर हमें कितना मिल रहा होगा, 5 वोल्ट मिल रहा होगा, ठीक है. और इवेंचुअली जो हमारे पास जो दोनों सर्किट्स होंगे जो आपके पास पॉइंट्स आ रहे होंगे लाइक VC और VA, वहाँ पे आपके पास 5 वोल्ट आ रहा होगा. आप अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको देखेंगे तो वहाँ आपके पास ब्रिज विल बी बैलेंस्ड, ठीक है. सो अगर कोई भी हम इसके ऊपर हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को हम अगर इक्वेशंस के साथ मॉडल करें, द वोल्टेज एट पॉइंट C इज रेफर्ड पॉइंट C टू D, ठीक है.
C to D अगर आप पॉइंट को रेफर कर रहे हैं और लेट्स से वी आर सेइंग दैट दिस पॉइंट इज इवेंचुअली द ग्राउंड because it's connected to the negative side of the battery and this point is basically the positive side of the battery. तो यहाँ पे हम अगर वोल्टेज देखना चाहें कि जो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर हमें मिल रहा है ग्राउंड के रेफरेंस से, तो ये बेसिकली इसके ऊपर आप इक्वेशन निकाल दें तो E will be the battery voltage into R4 divided by R3 plus R4. ठीक है, तो ये यहाँ की इक्वेशन आ जाएगी और यहाँ की इक्वेशन क्या आएगी, A to C पॉइंट के ऊपर जो आप देख रहे हैं, सॉरी A to D पॉइंट के ऊपर जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E, क्योंकि यही जो E बैटरी यहाँ पे है वो इस नोड पे भी है, ठीक है, सर्किट एनालिसिस को थोड़ा सा रिमाइंड करें आप, तो E मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, ये दोनों इस हिसाब से आपको देंगे कि यहाँ पे क्या पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर फ्रॉम A to D और A to C to D क्या वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ठीक है, C to D और A to D क्या वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो इस दोनों के अंदर ये R2 जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और R4 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप इसके ऊपर ये इक्वेशन लगा सकते हैं एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। तो वोल्टेज बिटवीन A एंड C अगर हम निकालना चाहेंगे तो दिस विल बी अगेन जो आपके पास सिनेरियो बन रहा है, इफ ब्रिज इज बैलेंस तो ये यहाँ पे बराबर होनी चाहिए एंड दिस शुड बी इक्वल टू, अगेन यहाँ पे दोनों बराबर होंगी तो V इक्वल टू C, ठीक है, या V माइनस C इक्वल टू आपके पास जो है वो जो टोटल चल रहा होगा बैलेंस वो 0 चल रहा होगा। आप इन दोनों इक्वेशंस को पुट कर दें और यू विल गेट ये रिजल्टिंग जो आपके पास इक्वेशन आ रही होगी दैट विल बी R3 इक्वल टू R2 and R1 equal to R4 when the bridge is balanced। और जब हम ये इसको नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे तो we'll have to make the bridge balance कि हम इसे आगे फर्दर काम ले सकें, ठीक है। So let's assume that R1 is a sensor, when its resistance changes bridge becomes disbalanced and it is indicated by a non-zero voltmeter reading, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली हम R1 को मॉडल कर देते हैं कि ये सेंसर है, कोई भी ऐसा सेंसर जिसका जब कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर वो चेंज करे तो वो चेंज इन रेजिस्टेंस के ऊपर मैप कर रहा हो, ठीक है। सो वी कैन कन्वर्ट द चेंज इन रेजिस्टेंस टू चेंज इन वोल्टेज, ठीक है, एंड देन वी कैन फर्दर compute that thing with the instrumentation device like a standalone voltmeter on any other computational device। यहाँ पे जो voltmeter है ये basically हमारे sensing circuit को describe करवा रहा है कि जब आप अपना circuit बनाएंगे तो आप इस voltmeter की जगह अपना जो sensing circuit है उसको change कर लेंगे, ठीक है। One of the resistance is a variable and calibrated resistance, ठीक है। one of the rest of the resistor is a variable calibrated resistor, ताकि आपने अगर उसको फाइन ट्यूनिंग करनी है आप उसे फाइन ट्यून करके सेट कर लें ताकि आपकी ओवरऑल जो है वो 0 जो है वो नजर आ रही हो जिस वक्त आपके पास सब रेजिस्टेंस बराबर है। सो वेरिएबल रेजिस्टर इज एडजस्टेड अंटिल द ब्रिज इज बैलेंस अगेन। So value of R1 is found using the relationship which is basically derived this from this equation, ठीक है। और इस इक्वेशन को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और एक मैं अगेन वीडियो डिस्क्राइब भी कर दूंगा, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव है और इसी एप्लीकेशन को हमारे साथ रिलेट करवा रही है, ठीक है। सो हम उसी तरह का जो हमने पीछे न्यूमेरिकल देखा था उसी तरह का न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे और विल सी के लेट R1 बी अ सेंसर, ठीक है। R1 हमारे पास क्या है, एक सेंसर है, सेम DVM हम इसका यूज कर रहे हैं 0.01% FST रेजोल्यूशन at 10 volt, 1 volt and 0.1 volt ranges are available in the multimeter but because our supply voltage is 10 volts तो हमारे पास सिलेक्शन क्या होगी, जाहिर सी बात है 10 वोल्ट वाली सिलेक्शन जो है वो हम रखेंगे। सो इफ E इज इक्वल टू 10 वोल्ट व्हाट मिनिमम चेंज इन रेजिस्टेंस कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास इसी हिसाब से, तो VAD VR2 जो हमारे पास बन रहा है दिस इज बेसिकली दिस विल जब चेंज आएगी तो बेरिस मिनिमम चेंज ये क्या यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं 0.01%, आप डिवाइड कर दें 100 से, मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो आपके पास रिजल्टिंग नंबर क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। इसको आप ऐड कर दें 5 वोल्ट के साथ, दिस मिनिमम जब चेंज आई तो आपके पास वैल्यू क्या चेंज हुई, 5 से चेंज होके होगी 5.0001 वोल्ट, ठीक है।
अब आपके पास जब ये वोल्टेज जब आपने अप्लाई की, सॉरी वोल्टेज नहीं, जब आपने एक फोर्स अप्लाई की तो आपके मल्टीमीटर ने ये चेंज रिकॉर्ड की। तो यहाँ से आपके पास जो है नाउ डीवीएम कैन डिटेक्ट चेंज इन R1 corresponding to the 5.0001 वोल्ट अक्रॉस VR। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो डिवाइस लगी हुई है वो तो यहीं पे लगी हुई है। So you get this thing VR2 equal to 10 multiplied by R2 divided by R1 plus R2, और यहाँ से आपने R1 जो निकला वो आपके पास क्या निकलेगा 4999.8, और एक्चुअल वैल्यू आपके पास क्या थी 5 किलो ओम। ठीक है, तो आपको जो इवेंचुअली इट मींस ब्रिज कैन डिटेक्ट अ रेजिस्टेंस चेंज ऑफ 0.2 ओम। ठीक है, तो पिछले वाले सर्किट से जब एक चेंज आती थी तो आप बेसिकली जो डिटेक्ट कर रहे थे वो यानी कि आप 20 ओम तक डिटेक्ट कर पा रहे थे, और इसमें जब आप इस सिनेरियो के साथ आपका डीवीएम भी बेहतर हो गया है तो आप 0.2 ओम की चेंज भी जो है उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं इस सर्किट के थ्रू। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अगेन आपके पास जो है जितने भी इससे रेलेवेंट चीज़ें हैं उन पे अप्लाई होगा, and you can see that thing and use that thing accordingly। ठीक है, so यहाँ पे हम जो हमारे एक वीडियो है उसको हम देख लेते हैं। सो ये हमारे पास बेसिकली एक वीडियो है जिसको हम अपने साथ डिस्कस भी कर लेंगे। आप इसको अलग से भी वीडियो को देख सकते हैं और we can have the discussion on What it as is well. the Wheatstone bridge? Well, a good definition would be that it is the most common and simplest bridge network used to find resistance values. We use this configuration to detect very small resistance changes, and that could be used with sensor applications. We convert resistance changes to voltage changes, and that is very useful. This is the configuration of this bridge. We have 4 resistors in the shape of a diamond. We know the value of 3 resistors, but the 4th one is unknown. The supply voltage is connected to points A and B, and between point C and D, we will later measure the voltage drop, so we need a voltmeter. So here is how this works. Between the points A and B, we have 2 voltage dividers. One divider is made by R1 and R2, and the other one is made by R3 and the unknown resistor. सो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये 2 वोल्टेज डिवाइडर हैं। पहले हम 1 वोल्टेज डिवाइडर यूज कर रहे थे, तो जो ब्रिज सर्किट है उसमें बेसिकली कितने बन रहे हैं 2 वोल्टेज डिवाइडर्स जो हैं वो बन रहे हैं, एक R1 और R2 के क्रॉस और एक R3 और RX के क्रॉस। RX जो है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या मॉडल कर रहा है, इट्स बेसिकली द रेजिस्टेंस जो हमें अननोन है, और हमारे जहन में अक्सर ही आता है कि यार ये अननोन क्यों है। ठीक है, सो नाउ वी आर यूजिंग सेंसर, तो वी कैन बेटर अंडरस्टैंड कि ये अननोन इस वजह से ही होती है कि जो ये एक्सटर्नली टू द एनवायरनमेंट होती है, और इसका काम ही ये है कि इसने एक्सटर्नल किसी भी एक्सपेक्ट को कन्वर्ट करना है इनटू चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। Using the voltage divider formula, we get that the voltage on point C is R2 divided by the sum of R1 and R2 and multiplied by the input voltage. And the voltage on point D is Rx divided by the sum of Rx and R3 and multiplied by the same input voltage. So the voltage drop between C and D is the voltage on C minus the voltage on D, and that is equal to this. But what we are looking for is a balanced bridge, and that is when the voltage between C and D is equal to 0. So if we imply that the voltage CD is equal to 0, we get that the voltage on C is equal to the voltage on D. That means that one divider is equal to the other divider value. So let's clean a little bit this equation. The Vin value is on both sides. तो इसमें आप साथ प्लीज ये करें कि आप अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें और इस इक्वेशन को एक दफा जस्ट फॉर सॉल्व कर लें, दोबारा कर लें। इससे ये है कि साथ प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि यार ये इस तरीके की डेरिवेशन है तो बहुत इजी होती है, लेकिन छोटी सी कंफ्यूजन की वजह से जो है ना वो आपके पास काम आपका जो है ना वो खराब। ये प्लीज अपनी कॉपी पेंसिल निकाल के साथ साथ इसको जो है ना सॉल्व करने से पहले ये सॉल्व करें, आप लोग पॉज करके इसको
सॉल्व कर लीजिएगा एक दफा। So we can delete it. Now we cross multiply and we get this. We pass all the Rx elements to one side and we are left with this. We know that Rx R2 minus R2 Rx is equal to 0. So we get that R2 R3 is equal to Rx R1. So from this we get that the Rx is equal to R3 multiplied by the division between R2 and R1. So why is this important? Well, if R1 and R2 are a constant value, let's say 20 ohms, Rx will be equal to R3 multiplied by a constant value. So by changing the R3 value, we could get that to be equal to the Rx value. And in that way we have 0 volts between C and D. Okay, so now we know what value of resistor we should have in order to have 0 volts between point C and D. But the Rx is the unknown value. So what we do is to put R1 and R2 to a known value, but we make R3 to be variable. We change the R3 value till the voltage between C and D is 0, and that's when the bridge is balanced. तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि R3 को हम इस एस्पेक्ट से रखने के हमने एक RX रेजिस्टेंस जो भी थी चेंज जो हमारे पास सेंसर है, FSR है, स्ट्रेन गेज है, कैसा सेंसर है, पुरानी गेज का है सेंसर है, उसको हमने लगा दिया और उसको हमने उसकी नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब रखा, वो उस वक्त क्या वोल्टेज जो है ना उससे यहाँ पे इवेंचुअली जनरेट हो रहा है, ठीक है। और वहाँ से फिर हम यहाँ पे R3 को कैलिब्रेट कर सकते हैं उस सेंसर के हिसाब से, यार यहाँ पे इसके इस वैल्यू के ऊपर ये 0 हो रहा है, और वंस दैट वैल्यू इज डिसाइडेड कि यार ये एग्जैक्ट वैल्यू है, तो फिर हम जब हम प्रोडक्शन कर रहे हो तो वी कैन चेंज दैट थिंग विद दैट पर्टिकुलर वैल्यू और अगेन अप्लाई पॉट जिसको हम जो है वो ट्रिमर जिसको हम चेंज कर सकें। But now let's give some values. On one side we have, let's say, two resistors of 20 ohms and the supply is 10 volts. Using the divider formula before, we get that the voltage on C is 5 volts. We change the R3 resistance till we get 5 volts as well on point D. Okay, so now let's say that the unknown resistor is a strain measurement gauge. This gauge will increase the resistance under forces. In practice, the range of a strain gauge resistance is from 30 ohms up to 3000 ohms. For a given strain, the resistance change may only be a fraction of the full range. Therefore, to measure a fraction of resistance change with high accuracy, the Wheatstone bridge configuration is used. Right now the bridge is balanced, so we have CD equal to 0 volts. So now we apply force on the gauge, so the resistance is getting bigger, so the voltage drop on the gauge is now bigger as well. Let's say that the gauge is now 35 ohms. So the voltage on point D would now be 6.36 volts. So the voltage between C and D is negative 1.36 volts. So now we can measure that voltage drop. So we have passed forces measurements to very small resistance changes and then to voltage values. So we could use this into our projects, maybe connected to a microcontroller. But now you might wonder, why not use the gauge directly with the voltage divider? So यहाँ पे एक पॉइंट पॉइंट है आपके पास कि यार क्यों ही हम जो है ना वो ब्रिज को यूज कर रहे हैं। हम कुछ आपको ऐसी भी नजर आएंगी सर्किट्स नजर आएंगे जिसमें उन्होंने डायरेक्टली ऑर्डिनो के साथ उसको जो है वो लगाया हुआ होगा, सेंसर को लगाया हुआ होगा, ठीक है। तो यूज आप कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे मसला भी बताएगा उसका कि क्यों हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि हम जो है ना ब्रिज को प्रेफर करेंगे जब हम कोई प्रोडक्ट ऑटोमेशन जो है या हम प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं, तो एक हमें प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन सर्किट उसके लिए चाहिए होगा। और वो फैक्टर्स क्या हैं ये प्लीज नोट कीजिएगा। ये फैक्टर जो है वो आपसे पूछ भी सकते हो ना, अभी हम ये एक एमसीक्यूज टाइप कर रहे होंगे, सो इस तरह के जो पॉइंट्स होंगे वो पूछे जाएंगे जस्ट टू इंश्योर कि आप लोगों ने एक लेक्चर को आराम से जो है ना सब लोगों ने सुना है, ठीक है। Well, these kind of sensors might change the resistance by other factors as well, as for example by the temperature. Let's say that we apply force on the gauge and we measure a resistance of 20 ohms in a room of 30 degrees. Then we apply the same force but in a room of 50 degrees and now we get 18 ohms. So that means that the gauge read is not reliable because it will change with the temperature as well and we don't want that. But if we put this in a Wheatstone bridge together with other resistors that will also change by the temperature, the output won't be affected because the entire system is affected by the temperature, but only the gauge is affected by the force. So we separated the temperature error from the gauge sensor. तो ये इन्होंने एक जो है ना वो रीजन बताई कि आपके पास पर्टिकुलरली स्पीकिंग अगर
चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर एज वेल, ठीक है। सो टेम्परेचर अगर आपके पास चेंज कर रहा है तो आपकी रीडिंग की जो कैलिब्रेशंस हैं वो कहीं किसी जगह पे सिबी में अगर आप काम करें तो कुछ शो करेगी और मरी में जो आप काम करें वो कुछ शो करेगी। सो जब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, अब आपने उसे बैठ के कैलिब्रेट किया है अगेन एक लैब के अंदर जिसके अंदर एसी लगा हुआ है, और बाद में आपने उसे भेज दिया भावलपुर नेशनल पार्क, ठीक है, आप वहां पे कहें यार यहाँ तो सही काम कर रही थी, ठीक है। तो इस एस्पेक्ट में जो है ना ये भी एक प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप फील्ड में अपनी चीजें डिप्लॉय करते हैं। सो यू गेट दीज थिंग के यार सेंसर्स जो है ना वो उस तरह काम नहीं करे जैसे आपने उनको प्लान आउट किया हुआ था, लेकिन क्योंकि आपने उनकी जो प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसको नहीं समझा कि यार ये जो चेंज है, ये जो आपकी डिवाइस है, ये किस टेम्परेचर रेंज के अंदर ये क्या बिहेवियर दे रही है। इन्हीं चीज़ों को आप लिनियरिटीज़ और नॉन लिनियरिटीज़ के साथ कंसिडर करते हैं कि जब आप कोई ग्राफ देख रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसके साथ उन्होंने ग्राफ दिए हुए होते हैं कि जी ये इस टेम्परेचर रेंज के अंदर ये ऐसा बिहेव करेगा, इस टेम्परेचर रेंज के अंदर ये ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है ना। आपको एक लीनियर ग्राफ अक्सर नज़र आ रहे होते हैं कि जी इन्होंने भी एक ग्राफ जो है वो बेसिकली इसमें इस तरह का दिखाया है कि अगर टेम्परेचर रेंज आपके पास चेंज हो रही है तो उसकी जो रीडिंग है वो भी आपके पास जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज टू बी नोटेड when you are designing some product. This setup with a gauge sensor, a light dependent resistor or a thermistor, so we could measure forces, light or temperature. तो ये इन्होंने कुछ और चीज़ें बताई हैं जो आप मेजर कर सकते हैं स्ट्रेन गेज के साथ, LDR के साथ, थर्मिस्टर के साथ। ये सारी जो है ये कुछ एप्लीकेशन हैं जो ब्रिज को डायरेक्टली यूज कर सकती हैं और उसको हमें रिजल्ट्स दे सकती हैं। It is a basic circuit and it is very easy to understand. Okay, so as a short example, I've connected a Witham bridge on my breadboard, and we have two resistors of 100 kilo ohms. Then we have a Weber resistor of 200 kilo ohms, and then we have a thermistor that could go up to 200 kilo ohms. Between point C and D, I connect my multimeter and I supply the circuit with 10 volts. I rotate the variable potentiometer till the voltage is 0 volts between point C and D. यहाँ पे आपने देखा कि जो सेंसर है उसको इसने कैलिब्रेट करने के लिए जो R3 है इसको फिक्स कर सकता था, लेकिन क्योंकि वो बार बार रेजिस्टेंस को चेंज करना मुश्किल है तो उसने क्या कर दिया, उस रेजिस्टेंस को वेरिएबल ट्रिमर के साथ चेंज कर दिया। So right now the bridge is balanced. But now I heat up the thermistor, but as you can see the voltage is changing and I could now measure temperature. And the same goes for this LDR or light dependent resistor. Below this video you will find some links to my webpage electronoobs.com where you could see all the mathematics step by step so you could understand more. Also consider supporting my videos on Patreon. If you enjoy this, तो ये आप इनकी वीडियो को बिल्कुल लाइक भी कीजिएगा, अच्छा एक सोर्स है जिससे हम लर्न कर रहे हैं और आई थिंक इससे कुछ हमारा जो मीडिया है वो और इंटरैक्टिव हो सकता है कि हम जो है कुछ ऐसी केस स्टडीज़ को भी देखें जिन लोगों ने प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। तो मुझे इसके ऊपर भी फीडबैक अपना दीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है जी। क्विज़ तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके लिए मैंने बता दिया कि जो पिछली जो मैंने स्लाइड्स दी थी उनको देख लीजिएगा, उनसे ही MCQs हम जो है वो इंशाल्लाह देख लेंगे, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।